2012 एक ऐसा साल जिसने हमें बहुत कुछ दिया। अवेंजर्स, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2, फार क्राई 3, रेजिडेंट इविल 6, हिटमैन एब्सोल्यूशन और दुनिया खत्म होने का डर। इन सब चीज़ों में से रॉकस्टार ने हम सबके मुंह पे एक चीज़ फेंक के मारी और वो थी मैक्स पेन 3। मैक्स पेन 3 उन गेमों में से एक है जो सिर्फ तुम खेलोगे नहीं पर उसको पूरा महसूस करोगे। ये अनडाउटेबली सबसे ज़्यादा इंसेनली क्राफ्टेड थर्ड पर्सन शूटर गेम में से एक है। हर एक सीन, हर एक गन फाइट इतना स्मूथ और स्टाइलिश कि लगता है कि कोई मूवी चल रही हो। आज के नए नए ट्रिपल ए टाइटल्स तक इसके बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसने अपने टाइम पे एक ऐसा लेवल सेट करा था जिसे आज तक कोई भी थर्ड पर्सन शूटर गेम टक्कर नहीं दे पाई है। इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो तुमसे हमेशा के लिए चिपक जाएगा। तो सीट बेल्ट बांध लो, कच्ची पैर ले बहन के दीने ना तेरे टट्टे हिलेंगे वास्ती आना। क्योंकि ये है मैक्स पेन 3। तो मैक्स पेन फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2001 में हुई थी जो रेमेडी एंटरटेनमेंट ने करी थी। उस टाइम पर बुलेट टाइम और नोआ स्टोरी टेलिंग ने गेमर्स को एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस किया। मैक्स पेन 1 और मैक्स पेन 2 ने कल्ट फॉलोइंग हासिल की थी। तो जो टेक टू इंटरैक्टिव है, रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी, यही एक कंपनी जो सिर्फ रॉकस्टार को बोल सकती है कि मैं तो पापा हूँ। तो टेक टू ने मैक्स पेन की आईपी रेमेडी से लेकर रॉकस्टार को दी, मतलब खरीद के दे दी। फिर शुरू हुआ मैक्स पेन 3 का सफर। इस बार मैक्स की कहानी न्यूयॉर्क की फ्रीजिंग नाइट से निकलकर ब्राजील की गर्मी भरे क्राइम रिडन फावेलास तक पहुंचती है। फावेलास ब्राजील में लोग स्लम को बोलते हैं। ये ट्रांजिशन सिर्फ सेटिंग का नहीं बल्कि मैक्स के पूरे कैरेक्टर का एवोल्यूशन है। मैक्स पेन 3 ने रिलीज के टाइम में 3 मिलियन प्लस कॉपीज बेच दी थी और आज भी रॉकस्टार के सबसे सिनेमैटिक प्रोजेक्ट में से एक है। गेम ने बेस्ट एनिमेशन, बेस्ट विजुअल, बेस्ट शूटर जैसे अवार्ड भी जीते थे और 2025 में भी ये गेम अभी तक रेलेवेंट है क्योंकि ये गेम एक प्रूफ है कि स्टोरी और गेम प्ले अगर सोलफुल हो तो वो टाइमलेस बन जाता है। तो आज जब हम मैक्स पेन को कवर कर रहे हैं मेरा सूट कहाँ है यार? ओह ये तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे हमारे नए सूट में। मैक्स पेन 3 का गेम प्ले रॉकस्टार के लिए एक मेजर शिफ्ट था। इसमें कवर बेस्ड शूटिंग थी मगर एसेंस अब भी क्लासिक बुलेट टाइम की थी। जब मैक्स एयर में डाइव करता है तो हर एक फ्रेम इतना सेटिस्फाइंग होता है कि कोई गेमर उसके अंदर कोई कमी निकाल ही नहीं पाया था। गन प्ले टाइट है, हर शॉट का रिकॉइल, इम्पैक्ट और वेट फील होता है। डुअल गन विल्डिंग है, इसका एआई भी अग्रेसिव है, तुम्हारे मूव्स ट्रैक करता है। अगर तुम कवर लेके बैठे हो तुम्हें फ्लैंक करेगा, एक बंदा इधर से आएगा एक बंदा उधर से आएगा, तुम्हें कॉर्नर में पुश कर देता है। अनलाइक अदर गेम्स कि तुम अगर कवर लेके बैठ गए तो किसी को पता ही नहीं है तुम कहाँ हो। मैक्स पेन 3 के एनिमी का एआई इतना अग्रेसिव है कि वो तुम्हें फील करा देगा कि इन्हें मारना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मारने वाले ये। तो जो सबसे अलग बनाता है मैक्स पेन 3 को वो है इसका पेन किलर सिस्टम। अब तो यार ये सिस्टम वर्ड बोलने में भी अजीब लगता है। नॉर्मली बंदा सिस्टम बोल रहा हो तो वही वो एल्यू यादव वाला सिस्टम हो जाता है। चलो छोड़ो। इसमें हेल्थ रिजनरेशन नहीं होती है जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में होती है कि तुम कवर ले लो तुम्हारी हेल्थ वापस फुल हो जाएगी। हर बार सर्वाइवल डिपेंड करता है पेन किलर्स और बुलेट टाइम पर। तुम्हें हर टाइम बुलेट डॉज करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इसके सिनेमैटिक कटसीन इतने सीमलेसली गेम प्ले में ब्लेंड हो जाते हैं कि लोडिंग स्क्रीन का पता ही नहीं चलता। तो जब रॉकस्टार ने इसको 4 साल 5 साल जितने भी साल लिए बनाने में, उन्होंने कुछ कसर नहीं छोड़ी। तो इस गेम की कहानी मैक्स पेन के न्यूयॉर्क से ब्राजील आने की सफ़र पर बेस्ड है। पूरे रास्ते सफरिंग ही तो कर रहे हैं बेचारे ये। तो मैक्स पेन 2 के 9 साल बाद जाके मैक्स पेन 3 की कहानी चालू होती है। मैक्स ने NYPD से रिटायरमेंट ले लिया है तो अब वो बार्स और ठेकों में बैठ के अब नशे करता है पूरे दिन। उसको गम ही इतना है। तो एक दिन मैक्स को बार में राउल पासोस नाम का एक बंदा मिलता है जो बोलता है वो मैक्स को जानता है और वो एक बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा है और वो इधर एक रिक्रूटमेंट ड्राइव पर आया है। तो मैक्स को जॉब ऑफर करता है। तो उसी टाइम बार में एक गैंग आ जाती है जिस गैंग को एक अमीर बाप का बेटा चलाता है और वहाँ मैक्स और उसकी लड़ाई हो जाती है जहाँ मैक्स उसके अंदर पित्तल भर देता है। तो अपने बेटे की मौत को देखकर वो आदमी मैक्स के सर पे करोड़ों की बाउंटी लगा देता है जिससे सारी गैंग्स, सारे गुंडे, जितने भी लोग हैं उस सिटी में सारे मैक्स की फुद्दी के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस सब से बचने के चक्कर में मैक्स वो बॉडीगार्ड की जॉब एक्सेप्ट करता है और यहाँ से ब्राज़ील चला जाता है साओ पाउलो में। तो मैक्स अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट है, बिटर, एल्कोहलिक और इमोशनली ब्रोकन। वो साओ पाउलो की एक ब्रांको फैमिली का बॉडीगार्ड है। इस फैमिली में 3 भाई है। जो सबसे बड़ा भाई है रोड्रिगो ब्रांको, उसने ही पूरा एम्पायर खड़ा करा। दूसरा भाई विक्टर ब्रांको, वो एक पॉलिटिशियन है और तीसरा भाई मार्सेलो। ये कैरेक्टर पता नहीं क्यों बना है पर इतना लेके चलो ये बेचारा गांडू है। तो एंट्री होती है गैंग की ब्रांको फैमिली के प्राइवेट पार्टी में जो वहाँ आते हैं और रोड्रिगो की वाइफ को उठा के ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं।
तो यहाँ से हमारी गेम का जो पहला मिशन है कि जब हमारे हाथ में कंट्रोल आता है, यहाँ से चालू होता है सब कुछ। सारे गैंग वालों को मार के फाबियानो को बचाते हैं। और जब आप ये मिशन खेलोगे तो आपको प्रॉपर फील आ जाएगी हाँ कि आप एक सही गेम खेल रहे हो, क्योंकि इसका गेम प्ले इतना स्मूथ है कि आप खेलोगे आपको तभी पता चलेगा। तो कुछ दिनों बाद मार्सेलो, फाबियानो और फाबियानो की सिस्टर क्लब में जाते हैं मौज मस्ती करने। मतलब 3-4 दिन पहले ही इसको किडनैप करा था और अब ये क्लब में जाके नाच गाना करने गई है। तो फिर क्या होता है, वही वापस वो गैंग आ जाती है, पर इस बार इसके साथ साथ इसकी बहन को भी उठा के ले जाते हैं। फाबियाना की बहन जिसका नाम जियोवाना है, तो इन दोनों को वो गैंग वाले उठा के ले जाते हैं। तो जैसे तैसे मैक्स जियोवाना को बचा लेता है, बट वो फाबियानो को बचा नहीं पाता और वो लोग उसको लेकर चले जाते हैं। तो वो सब रोड्रिगो से $3 मिलियन की रैंसम मांगते हैं। जो रैंसम मनी देने का काम मैक्स और राहुल पासूस करते हैं एक एम्प्टी स्टेडियम में। और डीलिंग के टाइम पर वहाँ पे एक तीसरी गैंग आ जाती है, क्राशा प्रतो करके, जो उनको एम्बुश कर देती है, जिसके दौरान मैक्स को गोली लग जाती है। तो अब सुन, जब मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब तुम ये गेम खेल रहे हो तो तुम्हें प्रॉपर फील होगा, तो जब मैक्स को गोली लगती है देन यू कैन एक्चुअली फील दैट योर कैरेक्टर इज हर्ट। तुम उसको कंट्रोल करोगे, उसकी मूवमेंट करोगे। इन लोगों ने गेम ऐसे डिजाइन करी है कि एक गेमर को, एक प्लेयर को प्रॉपर फील आ सकती है कि हाँ स्टोरी क्या चल रही है और गेम प्ले क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल की गेम लोगों ने बस ग्राफिक ही बना दिया, बंदा उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। आजकल के जो AAA टाइटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक गेमर उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो देखो, मैं इसकी तुम्हें पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर फ्री रखने के लिए वीडियो, लेकिन मैं तुम्हें इतना मोटा मोटा जरूर बता दूंगा कि तुम्हें अंदाजा लग जाए कि ये गेम कितनी सैक्स है भाई। तो चलो स्टोरी में वापस आते हैं। तो ब्रांको फैमिली के शेडी कनेक्शंस, गैंग्स के साथ, कार्टेल के साथ और करप्टेड कॉप्स के बीच में मैक्स खुद को एक कॉन्स्पिरेसी के सेंटर में पाता है। तो स्टेडियम से राहुल और मैक्स जैसे तैसे बच के निकलते हैं, तो उनको फाबियाना की लोकेशन पता चलती है। और वो फाबियाना को जब बचाने जाते हैं तो वो गैंग कमांडो सोम्ब्रे, उनका कलवा लीडर फाबियानो को फिर से लेके भाग जाता है। तो जब ब्रांकोस को ये बात मैक्स और राहुल बताते हैं, तो विक्टर ब्रांको जो मिडिल वाला भाई है, वो रोड्रिगो को बोलता है कि ये किसी काम के नहीं है, इन पे भरोसा मत करो, यूएफई जो स्पेशल फोर्सेस है उनको भेजो। अब इसको यूएफई बोलते हैं, ऊफे बोलते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जब ये बात हो रही होती है तभी इनके ऑफिस में क्राशा प्रतो आ जाती है। इनकी तो फील्डिंग पे फील्डिंग लगी पड़ी, पूरी गेम में बस इनकी फील्डिंग लगी पड़ी, और मैक्स इनको बजाते बजाते बेचारा थक जाता है। तो जब वो गैंग बिल्डिंग पे हमला करती थी तो मैक्स रोड्रिगो को कहीं छुपने के लिए बोलता है कि कहीं सेफ जगह छुप जाए। और जब मैक्स सारे गुंडों को मार दाड़ के जब रोड्रिगो के पास वापस आता है, तो वो देखता है कि रोड्रिगो का तो खेल खत्म हो रखा है और वहीं पे बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। तो मैक्स विंडो से कूद के छलांग लगाता है। वहां पे उसको एक सोल्जर मिलता है जो बताता है कि वो तो मैक्स को मारने आए थे, क्योंकि मैक्स ने उनके बहुत साथियों को मारा है, बहुत मेंबर्स को मारा है, और अब जिनको प्रोटेक्ट करने का उसका काम था उन लोगों की फील्डिंग लग चुकी है। तो इन सब चीजों का दोषी वो खुद को ठहराता है। तो मैक्स का आता है अब कम बैक टाइम, बदला लेने का, जिसमें वो दारू छोड़ देता है, अपना हेड शेव कर लेता है, पूरा लुक्स मैक्सिन करने की कोशिश करता है और अंडरकवर जाके सारी इन्फो निकालता है फाबियाना की लोकेशन के बारे में। और उसको फाबियाना की लोकेशन मिल भी जाती है, तो वो विक्टर और मार्सेलो को बताता है कि फाबियाना को बचाने जा रहा है। तो विल्सन दा सिल्वा एक डिटेक्टिव है जो मैक्स का जानकार है, वो सारी कॉन्स्पिरेसी मैक्स को बताता है क्राशा प्रतो और ब्रांको के इलीगल काम के बारे में, जिसमें ऊफे भी शामिल है। तो मैक्स फाबियाना की लोकेशन पर जाता है, तो वहाँ पे वो पहुंच के देखता है कि यहाँ पे तो मार्सेलो और जियोवाना पहले से ही गन पॉइंट पे है, क्योंकि ये दोनों बिना बताए कमांडो सोम्ब्रे को उनका पैसा देने गए थे फाबियाना को छुड़ाने के लिए। तो वहाँ पे वो गुंडे मैक्स को देखकर फाबियाना को गोली मार देते हैं और मार्सेलो और जियोवाना को किडनैप कर लेते हैं। और इसी दौरान ऊफे कमांडो सोम्ब्रे पर हमला कर देते हैं। तो मैक्स को पता चलता है कि ऊफे कमांडो सोम्ब्रे और बाकी के जो कॉन्विक्ट्स है उनको क्राशा प्रतो के हवाले करता है। तो जब मैक्स उन लोगों को ट्रैक करके वहाँ पे पहुंचता है, तो वो देखता है कि मार्सेलो को रबर टायर में डाल के आग लगा दी है। देखो, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, लेकिन जब मैंने तुम्हें बोलती ना ये चूतिया है, तो ये चूतिया ही है। शांति से अपने घर पे बैठ, जब तेरे पास इतना पैसा है तो दूसरे लोगों को बोलना काम करने, खुद जा रहा है, अब लगी ना फील्डिंग। तो मैक्स जियोवाना को बचा लेता है, लेकिन बेचारा मार्सेलो मर जाता है। तो इन सब के बाद मैक्स वापस विल्सन दा सिल्वा से मिलता है। तो लाडलो सुनो, इसके आगे सब कुछ स्पॉइलर है। देखो, मैं अगर तुम्हें हल्का सा भी कुछ बता दूंगा, उसमें मेन विलन, सारे कनेक्शन, सब कुछ निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब नॉन स्पॉइलर पार्टी बताऊंगा, जिससे स्टोरी का बहुत कम ही कनेक्शन होगा, मतलब मेन प्लॉट का कनेक्शन है वो कम ही होगा। तो इस पूरी गेम में विल्सन दा सिल्वा एक तगड़ा कैरेक्टर मानूंगा मैं। वो एक डिटेक्टिव है जिसकी सारी कॉन्स्पिरेसी, सारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांको फैमिली के बारे में वो सारी की सारी सही साबित होती है। तो विल्सन मैक्स को एक बिल्डिंग के पास जाके छोड़ता है, जो बोलता है कि मेरे को अपने जानकारों से पता चला है कि यहाँ पे ऊफे और क्राशा प्रतो किडनैप लोगों को बांध के रखती है। तो बिल्डिंग में जाके मैक्स देखता है कि यहाँ पे तो ऑर्गन स्मगलिंग हो रही है, लोगों को किडनैप करके यहाँ पे उनके ऑर्गन्स ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं, जिसके पीछे क्राशा प्रतो और ऊफे है। तो मैक्स उधर सबको बचा के उन स्मगलरों की गेंद में गोली मार के पूरी बिल्डिंग उड़ा के चला जाता है। पर वहाँ क्राशा प्रतो का लीडर आके गन पॉइंट पे मैक्स को फंसा लेता है, जहाँ पासोस आता है और मैक्स को बचाता है और बताता है कि ये सब मेरा प्लान नहीं था, मेरे को तो इन्होंने अपने प्लान में फंसाया था। और वो मैक्स को सॉरी बोलता है, जिससे मैक्स बोलता है चल कोई नहीं यार, ठीक है। तो विल्सन और मैक्स साथ में काम करके पूरे केस को अनकवर करते हैं
जिसमें पता चलता है कि रोड्रिगो को किसने मरवाया था। और गेम की एंडिंग नज़दीक आते हुए हमें मेन विलन के बारे में पता चलता है, जिसके मैक्स एंड में टट्टे शॉट कर देता है। तो देखो अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं तुम्हें पूरी स्टोरीज तो बता ही देता हूँ, लेकिन मैं मेन विलन जो है, जो मेन प्लॉट है, वो तुम्हें छुपा के रखता हूँ। अब भी मेरी गलती है क्या है, तुम मेरे को बता देना कमेंट में कि मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताया करूँ या मैं तुम्हें मेन पार्ट बताया करूँ। बट डोंट वरी, इस गेम की एंडिंग काफ़ी अच्छी है कि तुम्हें शांति मिल जाएगी कि मैक्स पेन की ट्रिलॉजी एक सही टाइम पे जाके एंड हुई है। अगर मैक्स पेन 4 बनती है, मैक्स पेन 4 नहीं बनती है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्स पेन 3 की एंडिंग इन्होंने इतनी सही से कर दी कि वो एक अच्छा ट्रिब्यूट है मैक्स के लिए। स्टोरी ख़त्म होती है जस्टिस पे। मैक्स बीच पे बैठा है, न्यूज़ पे देख रहा है सारा क्राइम सब कुछ जिसने उसको ही अनकवर करा। बीच पर बैठकर चिल्ड अपना बियर पी रहा है। बियर तो दारू तो उसने छोड़ दी थी, अब कुछ और पी रहा हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अपना फुल मौज करते हुए चिल करते हुए गेम की एंडिंग हो जाती है। तो देखो जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है ना, मैक्स का गिल्ट, ट्रॉमा, इनर वॉइस इंटेंस होती जाती है। मैक्स पूरी गेम खुद से बात करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुमसे बात कर रहा है। मतलब नरेशन ही उन्होंने ऐसी कर रखी है जैसे मैक्स कोई जनरल लिख रहा है, लेकिन वो सब कुछ तुम्हें खुद पे फील होता है कि हाँ मैक्स तुमसे बात कर रहा है। इसके सिनेमैटिक कट सीन, इसके नरेशन, इसके डायनामिक ट्रांजिशंस कहानी को ग्रिटी बनाते हैं। मैक्स पेन के फ्लैशबैक्स हर मिशन में एक इमोशनल लेयर डालते हैं कि तुम्हें फील होता है कि इस बंदे की लाइफ कितनी चूदी पड़ी है। पर ये बंदा इतना हार्ड बॉइल्ड है, इसका कैरेक्टर इन लोगों ने इतना हार्ड बॉइल्ड बनाया है कि भाई सबकी एंड में कच्ची फाड़ देता है। ये कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ये लोग इतना ट्रॉमा डालते क्यों किसी कैरेक्टर में, जैसे स्पाइडरमैन, डेज गॉन, लास्ट ऑफ अस, रेड डेड रिडेम्पशन। इनके सारे कैरेक्टर की ज़िंदगी में बस दर्द ही है। एंड समटाइम्स ये अच्छी भी चीज़ लगती है कि कोई बंदा अगर किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है तो उसको लगता है हाँ यार ये भी तो चुदे ही पड़े है, क्या हो गया। लेकिन एक रियल लाइफ और गेम में फ़र्क होता है। तो चलो अब साउंड ट्रैक और सिनेमैटिक फील्स पे आते हैं। रॉकस्टार ने इस गेम में अपना पूरा सिनेमैटिक इंजन डाला था। लाइटिंग, डायनामिक एनवायरनमेंट्स और डिटेल्स इतनी फिनोमिनल थी कि क्या ही कहना। ब्राज़ील के नियॉन लिट क्लब्स, स्लम के रूफटॉप्स, रेन सोक्ड एली सब विजुअली स्ट्राइकिंग थे। और जो मैक्स पेन का एक्टर था जेम्स मैकैफ्री, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग करी जो मैक्स को और रियल बनाता है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो इतना एक्शन वाला होता है, इतना टेंस होता है, डेस्पेयर, हर मूड को कवर करता है। और मैंने यूजुअली ज़्यादा सुना नहीं है कि किसी गेम के म्यूजिक के बारे में इतनी बात होती हो। मैक्स पेन ही एक गेम थी जिसके बारे में इतना बात होती, क्योंकि उसका म्यूजिक एक बैंड ने दिया था जिसका नाम हेल्थ है। और वो म्यूजिक इतना अच्छा था कि वो हर एक सिनेरियो को कवर कर रहा था पूरी फील के साथ। तो आप कंपैरिजन करते हैं, देखो मैं तुम्हें हर चीज़ में बताया कि मैं अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में गेम प्ले, फिर स्टोरी, फिर एक कंपैरिजन। हमेशा मैं एक गेम को दूसरी गेम से कंपेयर करता हूँ जो सिमिलर होती है, सिमिलर जॉनरा में होती है, और मैं बताता हूँ कि कौन सी गेम कहाँ पे अच्छी है और कौन सी गेम कहाँ पे अच्छी नहीं है। और एट द एंड तुम्हें पता है साकू रेटिंग, तो अभी उस पर आएंगे हम। तो अगर मैं मैक्स पेन को किसी से कंपेयर करूँगा तो होगी हिटमैन एब्सोल्यूशन। देखो मैक्स पेन और ये बहुत अलग है, ठीक है, लेकिन तुम्हें फील दोनों की वही आती है, एक अकेला कैरेक्टर और वर्सेस पूरा वर्ल्ड। अब हिटमैन एब्सोल्यूशन भी 2012 में आई थी। वो स्टेल्थ ओरिएंटेड थी, सिनेमैटिक और एजेंट 47 का न्यू साइड दिखाने की उन्होंने कोशिश करी थी। इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे थे उस टाइम पे। तो ये हिटमैन की पहली ऐसी गेम थी जो ज़्यादा स्टोरी ओरिएंटेड थी, क्योंकि जो पहले की गेम थी ब्लड मनी, हिटमैन 1, 2, इन सब में तुम्हें इतना पता नहीं चलता कहानी का। लेकिन हिटमैन एब्सोल्यूशन तुम्हें हिटमैन की स्टोरी इतने अच्छे से बताता है और ग्राफिक्स भी इतने अच्छे। मगर मैक्स पेन 3 और हिटमैन में एक मेजर डिफरेंस जो है वो है गेम प्ले आइडेंटिटी का। जहाँ पे हिटमैन स्टेल्थ में होता है, एकदम शांत में छुप छुप के लोगों को मारता है, वहीं पे दूसरी जगह मैक्स पेन 3 में मैक्स सबको सामने आके उड़ाता है, पूरा केओटिक। तो दोनों गेम सिनेमैटिक है, लेकिन मैक्स का बुलेट टाइम, वॉइस ओवर और पेन ड्रिवन नरेटिव उसे ज़्यादा पर्सनल बनाते हैं। तुम हिटमैन और मैक्स में से मैक्स से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। हिटमैन का वर्ल्ड डिटैच्ड लगता है, जबकि मैक्स पेन का वर्ल्ड इमोशनली एंगेजिंग है। इस वजह से मैक्स का इम्पैक्ट डीपर फील होता है कि तुम अपने कैरेक्टर को पूरा फील कर सकते हो। क्योंकि एजेंट 47 तो एक क्लोन है, उसको तो फील होता नहीं कुछ इमोशंस, उसको जो मारने के लिए भेजो उसको मार के आ जाता है। पर मैक्स पेन में तुम्हें ऐसा नहीं होगा। मैक्स पेन में तुम्हें पूरे कैरेक्टर की फील आएगी कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। तो अगर हम इसकी थीम की बात करें और राइटिंग की बात करें, मैक्स पेन 3 का थीम मैच्योर है, डार्क है, एडिक्शन, गिल्ट और रिडेम्पशन से भरा हुआ है। ये एक ऐसी हीरो की कहानी है जो खुद को हीरो नहीं मानता। इसकी राइटिंग टाइट है, डायलॉग शार्प है, मैक्स का हर एक मोनोलॉग एक कोट बन जाता है। रॉकस्टार ने ये प्रूव किया था कि कमर्शियल गेम भी पोएटिक और ट्रेजिक हो सकती है विदाउट सैक्रिफाइसिंग इंटेंसिटी। इस गेम का फैन बेस आज भी लॉयल है, मॉडिंग कम्युनिटी आज भी एक्टिव है। लोग मैक्स को जॉन विक बना के वीडियोस बना रहे हैं आजकल, और कुछ फैंस आज भी मैक्स पेन 4 का इंतजार कर रहे हैं। शायद से आज है, मैंने न्यूज़ सुनी थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो जब इस गेम को बनाया था तो उसके अगले साल GTA 5 रिलीज हुई थी। तो यू कैन एक्चुअली फील कि तुम जब GTA 5 में कोई हाइस्ट मार रहे होते हो
कोई रॉबरी कर रहे होते हो, तो तुम्हें उसका गेम प्ले और तुम्हें मैक्स पेन का गेम प्ले थोड़ा सिमिलर लगेगा। उसका एम, गन फायर वो सिमिलर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने उसी चीज़ से इंस्पायर होकर GTA 5 में वो इम्प्लीमेंट करी है। वाई इट स्टिल होल्ड्स अप टू 2025। ठीक है, मैक्स पेन 3 को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी आज भी नए AAA टाइटल्स के टक्कर देती है। ना इसमें ओपन वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्शन है, ना अननेसेसरी पैडिंग है। हर मिशन का एक पर्पज़ है और पूरा गेम प्ले टाइट है, सिनेमैटिक है, गेम प्ले रिफाइंड है, स्टोरी लेयर्ड है और टोन इतनी ग्राउंडेड है कि मैक्स पेन आज भी इतनी रेलेवेंट है। चाहे तुम पहली बार खेलो, दूसरी बार खेलो, तुम्हें मज़ा उतना ही आएगा। आखिरकार चलो, अब साकू सर्टिफाइड रेटिंग का टाइम हो चुका है, जिस पार्ट का सबको इंतजार होता है। तो मेरी तरफ से मैक्स पेन 3 को मिलते हैं ग्राफिक्स में 10 में से 8, स्टोरी को 8.5, गेम प्ले को 9, साउंड डिज़ाइन को 8 और क्रिएटिविटी को 8। तो इसकी टोटल ओवरऑल रेटिंग बनती है 8.3, जो एक साकू सर्टिफाइड गेम है। तो अगर तुमने अब तक ये गेम नहीं खेली है, देखो ये गेम मैंने यही सोच के बनाया कि तुमने ये गेम नहीं खेली फिलहाल, तो भाई खेलो इसको, तुम खेलो, मेरे को आगे तुम फिर थैंक यू बोलोगे। जाओ अभी खेलो इसको। तो इस वीडियो को कर दो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जिनको मैक्स पेन 3 पसंद है या थर्ड पर्सन शूटर गेम्स पसंद है, और फिर कमेंट कर दो अपना फेवरेट पार्ट मैक्स पेन 3 के बारे में। देखो मैंने लास्ट टाइम आपके कमेंट्स देखे थे, आपने इतना प्यार दिखाया, मैंने सोचा नहीं था, हालांकि वो मेरी पहली वीडियो थी। तो अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने कंटेंट को डे बाय डे और अच्छा करूँ और अच्छा कंटेंट बनाऊँ। देखो मैं हमेशा ट्राई करता रहूँगा और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ रहना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि आजकल जो हमारी देसी गेमिंग का सीन चल रहा है ना, वो बहुत फीका हो रखा है। लोग GTA 5, वैलोरेंट, BGMI इन्हीं 3-4 गेमों में फंसे रह जाते हैं, लेकिन वो जो असली मास्टरपीस गेम है, जो रियल गेम्स है, उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। अब जो रियल गेमर्स है, देखो मैंने बचपन से ना PC गेम्स ही खेली है। मेरे पास पेंटियम का कंप्यूटर था, उसके अंदर पापा GTA Vice City लाए थे, फिर मैंने IGI खेली, VCOP खेली, टैग गन खेली थी। तो वो सारी गेम्स है ना, वो बचपन से उन्होंने मेरा एक बेस बना दिया था। मेरे एक कज़न थे, वो बड़े थे, उन्होंने मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी से इंट्रो कराया था, तब जाके मेरे को पता था कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 खेली सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में। वो पता नहीं मैंने बैक इन कब खेली होगी, 2013 में खेली होगी, तो मैं बहुत छोटा था। और मैं जब ये देखा था, मैंने कहा शिट भाई ये क्या सीन है, ऐसी भी गेमें होती है। तो उस चीज़ से जब मेरा एक बेस बना, तो तब मैं पूरा गेमिंग के अंदर घुसा। तो और मुझे भी ये लगता है कि आजकल ये देसी गेमिंग में सब क्रिंज कर रहे हैं, कोई कुछ रियल कंटेंट बना ही नहीं रहा, सब नाटक कर रहे हैं। कोई छोटे बच्चों की ऑडियंस बना रहा है, कोई बड़े की ऑडियंस बना रहा है। लेकिन जो मीडियम लोग होते हैं, जो सटल होते हैं, जो नॉर्मल बंदे होते हैं, चिल वाले, चिल गाइज, उनके लिए कोई क्रिएटर है ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा जाता है। तो चलो दैट्स ऑल, मैं हूँ साकू, आपसे मिलता हूँ अगले ब्रेकडाउन में और किसी लेजेंडरी गेम के साथ। तब तक के लिए बुलेट टाइम ऑन। और हाँ, ये गेम खेलो जल्दी यार, अगर तुमने अब तक नहीं खेली है तो खेलो।